कहते हैं ऊंचाई पर पहुंचना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि वहां पर सरवाइव करना है। अब इस बात का बेस्ट एग्जांपल है स्नैपडील, जो साल 2016 तक मार्केट में अपनी कमाल की रफ्तार के साथ फ्लिपकार्ट को टक्कर देता हुआ भारत का दूसरा बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना हुआ था। लेकिन 2016 के बाद कहानी बदलती है और 2017 में स्नैपडील का इतना बुरा हाल हो जाता है कि स्नैपडील बंद होने के कगार पर पहुंच जाता है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये कंपनी बंद हो ही गई थी, लेकिन जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा होता है वैसे ही स्नैपडील ने भी खुद को पूरी तरह डूबने से बचा लिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो कंपनी रॉकेट की रफ्तार से तरक्की कर रही थी वो कुछ ही समय में दिवाली के बॉम्ब की तरह फुस्सी कैसे हो गई। ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अचानक दिवालिया होने की कगार पर आ गया। आखिर स्नैपडील ने ऐसी क्या गलतियां की जो नंबर 1 पर आने की जगह स्नैपडील मार्केट को ही अलविदा कहने पर मजबूर हो गई। बात 2010 की है, जब मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर सिर्फ फ्लिपकार्ट ऐप ही अवेलेबल था और ये वो वक्त था जब इंडियन मार्केट में ई कॉमर्स में अपने बेबी स्टेप्स के सहारे आगे बढ़ रहा था। ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग के बिजनेस में सैचुरेशन नहीं था और इसी वजह से कंपटीशन भी नहीं के बराबर था। इन दिनों ई कॉमर्स मार्केट में एंट्री लेना इजी था और इस बात का फायदा कुणाल बहल ने उठाया। 2007 में वीजा इश्यूज के कारण कुणाल अमेरिका से भारत लौटे और 2010 में केवल 24 साल की उम्र में रोहित बंसल के साथ मिलकर ई कॉमर्स कंपनी बनाई जिसे आप स्नैपडील के नाम से जानते हैं। अपने शुरुआती दिनों में स्नैपडील ने मार्केट में अपनी कमाल की गुडविल बनाई। इसके ऑफर्स, कलेक्शन और सेल्स के लोग दीवाने होने लगे। स्नैपडील की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा बायर्स और सेलर्स इससे अट्रैक्ट होने लगे। इवन एक समय तो ऐसा आया था कि रतन टाटा, ईबे, सॉफ्टबैंक और नेक्सस वेंचर जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी स्नैपडील में इन्वेस्ट करना फायदेमंद समझा। 2010 में स्टार्ट हुई कंपनी केवल 6 साल के अंदर यानी 2016 तक भारत के शुरुआती यूनिकॉर्न्स में से एक कंपनी बन गई। यही नहीं, स्नैपडील की बढ़ती मार्केट वैल्यू कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट को सताने लगी थी, क्योंकि 2016 में टोटल $6.5 बिलियन की मार्केट वैल्यूएशन के साथ स्नैपडील भारत की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई थी। द इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान खुद कुणाल बहल ने इस बात को कहा भी था कि मार्च 2016 तक स्नैपडील फ्लिपकार्ट को टक्कर देते हुए भारत का नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन जाएगा। कुणाल बहल ने इस विजन को साकार करने के लिए कई कंपनीज को एक्वायर करना भी शुरू कर दिया। मोटे तौर पर देखा जाए तो स्नैपडील ने करीब 11 जानी मानी कंपनीज को एक्वायर कर लिया था, जिसमें सबसे पॉपुलर फ्रीचार्ज और यूनिकॉमर्स थी। आप सोच रहे होंगे कि जब 2016 तक स्नैपडील इतना कमाल का परफॉर्म कर रही थी तो अचानक ये बंद होने की कगार पर कैसे आ गई। आखिर स्नैपडील ने ऐसी क्या गलतियां की जो नंबर 1 पर आने की जगह स्नैपडील मार्केट को ही अलविदा कहने पर मजबूर हो गई। असल में देखा जाए तो स्नैपडील की अर्श से फर्श तक की कहानी में कोई और नहीं बल्कि खुद कंपनी का पुअर मैनेजमेंट जिम्मेदार है। स्नैपडील ने पॉपुलैरिटी को हासिल तो कर लिया, लेकिन इन्हें इस पॉपुलैरिटी को होल्ड करना नहीं आया। 2017 तक तो स्नैपडील की हालत इतनी खस्ता थी कि इन्होंने अपने बिगेस्ट कॉम्पिटिटर फ्लिपकार्ट को खुद की कंपनी सौंपने के बारे में भी सोचा, लेकिन म्यूचुअल डिसीजन पर ना पहुंच पाने के कारण ये डील नहीं हो सकी। जिसके बाद स्नैपडील के ऐसे हाल हो गए कि इनके पास अपनी कंपनी चलाने के लिए 1 महीने का भी फंड नहीं बचे थे। ऐसा नहीं था कि 2017 में पहली बार स्नैपडील के ऊपर खतरे के बादल छाए थे। इससे पहले भी 2013 में इन्हें काफी लॉस का सामना झेलना पड़ा था, पर 2017 में कंपनी की गिरती सेल्स एंड गुडविल को देखते हुए सभी बड़े इन्वेस्टर्स ने स्नैपडील से अपने हाथ पीछे कर लिए और इन्हें अपनी एक्वायर की गई कंपनीज को भी बहुत कम पैसों में बेचना पड़ा। कुल मिलाकर इन्हें एक बार में एक के बाद एक फाइनेंशियल तौर पर कई झटके लगे और कुछ समय के लिए स्नैपडील मार्केट से ऑलमोस्ट गायब ही हो गया। और इस बात का फायदा अमेज़न ने उठाया। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने मिलकर मार्केट में अपनी मोनोपोली बना ली, जिस कारण किसी और ई कॉमर्स कंपनी का मार्केट में सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट बन गया। हालांकि कुछ समय बाद स्नैपडील ने अपनी गलतियों पर काम करते हुए मार्केट में स्नैपडील 2.0 के नाम से एंट्री भी ली, लेकिन तब भी
भी स्नैपडील आज तक पहले की तरह बायर्स और सेलर्स को कुछ खास आकर्षित नहीं कर पाया। तो चलिए स्नैपडील की उन सभी गलतियों को देखते हैं जिन्होंने इसे बुरी तरह डुबा दिया। किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने की ही यूनिक डिफरेंशिएशन है, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से डिफरेंट नहीं होगा तब तक क्यों कोई आपसे सामान खरीदना चाहेगा। बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट को यूनिक या डिफरेंट होना जरूरी है, जो कि स्नैपडील नहीं कर पाया। स्नैपडील की कोई खुद की यूनिक आइडेंटिटी नहीं थी, जिस वजह से लंबे समय तक भी स्नैपडील मार्केट में खुद की यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जनरेट नहीं कर पाया। वही इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों ही अपनी यूनिकनेस के लिए जाने जाते थे। फ्लिपकार्ट जहां फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपना मेन फोकस रखता था, वही अमेज़न प्राइम और पैंट्री पर ज्यादा ध्यान देता था। अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों ने ही मार्केट में डिमांडिंग स्मार्टफोन सेलर्स जैसे शाओमी और वनप्लस के साथ पार्टनरशिप कर ली। वही स्नैपडील कभी भी मार्केट में किसी वर्थ पार्टनरशिप को अंजाम नहीं दे पाया, बल्कि उन्होंने अपनी सर्विस से बिल्कुल ऑपोजिट जाकर क्लियर ट्रिप, रेड बस, जोमैटो और अर्बन क्लैब जैसी कंपनी से टाई अप किया, जिस कारण स्नैपडील के बायर्स और सेलर्स फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर शिफ्ट होने लगे, जिसे रोकने के लिए स्नैपडील ने अपने ही कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करना शुरू कर दिया, जो इनके लिए काफी बुरा साबित हुआ और स्नैपडील ने देखते ही देखते मार्केट में अपनी पहचान कहीं खो दी। आप अपने आप को अगले 5 सालों में इमेजिन कर सकते हो, लेकिन सवाल ये है कि कहां? यह सवाल जितना किसी इंसान की जिंदगी में जरूरी है, उतना ही किसी भी बिजनेस और कंपनी के साथ भी, क्योंकि किसी भी कंपनी की ग्रोथ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर चलती है। स्नैपडील के साथ परेशानी ही यही थी। इन्हें ये तो पता था कि प्रॉफिट कमाना है, लेकिन उसे कमाने के लिए इनके पास कोई प्रॉपर विजन नहीं था। इस बात को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम फेसबुक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फेसबुक ने पहले मार्केट में अपने पैर जमाए और फिर अपने जैसे काम करने वाली कंपनीज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया, जिसका सीधा असर ये हुआ कि फेसबुक आज वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया कंपनीज में से एक है। इसी तरह फ्लिपकार्ट ने भी अपनी सर्विस वाले जबोंग और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स को बाय किया, लेकिन स्नैपडील यहाँ भी मात खा गया। स्नैपडील के पास आगे का कोई प्लान ही नहीं था। इन्होंने फ्रीचार्ज जैसी कंपनीज को बाय किया, वो भी $400 मिलियन के बड़े अमाउंट में, जो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत आसानी से पेटीएम जैसी कंपनीज के आगे फेल हो गया। जिसके बाद स्नैपडील ने लग्जूरियस फैशन कंपनी एक्सक्लूसिवली को परचेज किया, लेकिन स्नैपडील इसे प्रॉपर्ली चलाने में फेल हो गया, जिस वजह से आखिरी में इसे भी बंद करना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी स्नैपडील ने हार नहीं मानी और शापो, विशपिकर, ई स्पोर्ट्स बाय, ग्रैबॉन जैसी न जाने कितनी कंपनीज को बाय किया, लेकिन किसी भी बार ये इन कंपनीज को चला नहीं पाया। इसके साथ स्नैपडील को एक और काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा। स्नैपडील अपने कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करता हुआ कई कंपनीज को एक्वायर करके उन्हें चलाने में बिजी था, तो उस बीच ये खुद की ब्रांड स्नैपडील पर सही से फोकस ही नहीं कर पाए, जिसके कारण स्नैपडील काफी भारी लॉस में डूब गई। स्नैपडील के पास कोई विजन या गोल नहीं था, ऊपर से कंपनी दिन पर दिन नए आइडियाज को आजमाती रहती थी। कंपनी के ओनर्स अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को भी चेंज करते रहते थे, जिस वजह से ये एक बार में किसी एक चीज पर ठीक तरह से फोकस कर ही नहीं पाए। कभी इनका फोकस भारत की लार्जेस्ट मार्केट बनने पर रहता, तो कभी ये बिगेस्ट सेलर्स और कैटलॉग बनने के सपने देखने लगते। इन सब के बीच में इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब भी ये किसी नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करते, तो ये पुराने वाले को साथ में लेकर चलना भूल जाते, जिस वजह से कंपनी कभी ठीक से प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर पाई। एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी और स्टार्टअप में एक सबसे बड़ा फर्क ये भी होता है कि स्टार्टअप में एक एक स्टेप पर ध्यान रखकर चलना पड़ता है। स्टार्टअप में प्रॉफिट और लॉस की तराजू पर काफी फोकस करना होता है, जबकि स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस झेल लिया जाता है। स्नैपडील को मार्केट में आए हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और इन्होंने शुरुआत में ही काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे स्नैपडील के ओनर्स ने आईआईटी और आईआईएम से अपने एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू कर दिया, जिससे इन्हें काफी हैवी सैलरी भी देनी पड़ी, जिससे कंपनी का सैलरी बजट काफी ज्यादा बिगड़ गया। इसके बावजूद स्नैपडील के दोनों फाउंडर्स कुणाल बहल और रोहित बंसल 45 करोड़ रुपए सैलरी ले रहे थे, जिस कारण कंपनी लॉस में होने के बावजूद हैवी एम्प्लॉयज और ओनर सैलरी को बेयर नहीं कर पाई। स्नैपडील को सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब सॉफ्टबैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने स्नैपडील से अपना हाथ पीछे खींच लिया।
जिसका स्नैपडील के कैश फ्लो पर काफी बुरा असर हुआ। जुलाई 2016 में स्नैपडील के पास ठीक ठाक कंपनी फंड्स थी, लेकिन 2016 में ही दिवाली पर स्नैपडील ने अपनी रीब्रांडिंग एंड ऐड करने के लिए करीब 200 करोड़ खर्च कर दिए, जिस कारण इन्हें फंड्स की शॉर्टेज होने लगी और अपने इन्वेस्टर से मदद मांगने पर भी किसी ने स्नैपडील की पुअर गुडविल को देखते हुए मदद नहीं की, जिस कारण आखिरी में फंड्स की कमी के चलते स्नैपडील फ्लिपकार्ट के हाथों $1 बिलियन से भी कम में बिकने पर मजबूर हो गया। लेकिन फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट ना होने की वजह से ये डील भी स्नैपडील के हाथ नहीं लग सकी। लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को स्नैपडील की सबसे बड़ी नाकामयाबी माना जा सकता है। वक्त के साथ साथ स्नैपडील में करप्शन होने लगा। इसके खुद के एम्प्लॉइज, डिलीवरी पार्टनर्स एक्सेट्रा इनके साथ धोखा करने लगे, जिस कारण कस्टमर्स जिस प्रोडक्ट को मंगवाते कई बार उस प्रोडक्ट का कॉपी उनके पास पहुंचता। यही नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता कि जो सामान कस्टमर्स ऑर्डर करते उसकी जगह कोई और ही सामान उन्हें डिलीवर किया जाता और कस्टमर केयर पर बात करने पर भी उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होता और ना ही उनके पैसे रिफंड होते, जिस कारण कस्टमर्स दिन पर दिन परेशान होने लगे और आखिरी में कस्टमर्स ने स्नैपडील को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। मार्केट में स्नैपडील की गुडविल गिर गई और सेलर्स ने भी स्नैपडील से अपने हाथ पीछे खींच लिए और फ्लिपकार्ट और अमेज़न के साथ डील करना शुरू कर दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्नैपडील को जो भी नुकसान झेलना पड़ा वो इनकी पुअर मैनेजमेंट के कारण ही था। कंपनी के सारे डिसीजंस लेने का हक केवल ओनर्स के हाथ में ही था। वो कभी भी अपने एम्प्लॉइज या कंपनी सीनियर से कोई एडवाइस लेना जरूरी नहीं समझते थे और ओनर्स के डिसीजन पर सवाल उठाने का हक भी किसी को नहीं था, जिस कारण कई हायर अथॉरिटीज ने तो स्नैपडील को ही छोड़ दिया और बचे हुए लोगों ने खुद कंपनी की बर्बादी को देखा। जब स्नैपडील ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह दोबारा बनाने की कोशिश की, तब उन्होंने इंडियन मार्केट में ऑनलाइन मार्केटिंग डायमेंशंस को बदलते हुए ठीक से नहीं देखा। अब तक फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ब्रांड्स इंडियन मार्केट में कई तरह के कस्टमर सेंट्रिक प्लान लेकर आ गए थे। ये ब्रांड्स कस्टमर्स को कई तरह के बेनिफिट्स, सेल्स, कूपन्स, क्रेडिट जैसी सुविधाएं देने लगे। वहीं दूसरी तरफ जहां मार्केट लीडर फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ब्रांड्स प्रीमियम कस्टमर सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट डे डिलीवरी, एक्सटेंडेड रिटर्न जैसी बेनिफिट्स देने लगे थे, वहीं स्नैपडील सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने पर फोकस कर रहा था। ऐसे में ऑनलाइन कस्टमर्स की लॉयल्टी शिफ्ट हो गई, जिससे स्नैपडील लगातार मार्केट शेयर खोता चला गया। इन सभी के अलावा स्नैपडील कई कंट्रोवर्सी से भी घिरा रहा। जैसे एक बार स्नैपचैट के ओनर ने भारत पर पुअर इंडिया कमेंट किया था, जिस कारण लोगों को गलतफहमी हो गई और उन्होंने स्नैपचैट की जगह बॉयकॉट स्नैपडील के हैशटैग्स चला दिए। स्नैपडील जब अपनी इमेज को संभालता हुआ धीरे धीरे बिजनेस में आने की कोशिश कर रहा था, तभी स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान ने भारत विरोधी बयान जारी कर दिया था। आमिर खान के इंटॉलरेंस इन इंडिया के कमेंट ने स्नैपडील को बुरी तरह बैकफायर किया। कुल मिलाकर स्नैपडील के फेलियर से हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफी सीख मिलती है। हालांकि फ्लिपकार्ट के साथ मर्जर डील कैंसिल होने के बाद स्नैपडील ने खुद अपनी गलतियों पर काम किया और अपनी पुरानी सभी एसेट्स को बेचकर स्नैपडील 2.0 के नाम से दोबारा से स्नैपडील की एक नई शुरुआत की, लेकिन इस बार केवल प्रॉफिट कमाने के मकसद से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।